कई दफा पाकिस्तान को चेतावनी दी है, वार्निंग दी है कि मसला कश्मीर जो है उसमें पाकिस्तान जो है उसको बैक बर्नर पे पाकिस्तान आर्मी जो है वो उसको अब सपोर्ट उस तरह से नहीं कर रही है। प्रोटेक्शन जरूर दी है उन्होंने, लेकिन आप देखें ना पाकिस्तान आर्मी का तो ये हाल हो गया है कि देखिए मकबूलियत तो है वहां पे, और लोग समझते हैं कि इस वक्त सवाए इसके और कोई चारा नहीं है, और जितने बाकी सियासी लीडर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम में। बीते दिनों पाकिस्तान के रावलपिंडी में कश्मीरी आतंकवादी इम्तियाज आलम की मौत हुई और उसके बाद उसकी नमाज जनाजा पढ़ाता हुआ सैयद सलाउद्दीन नजर आया, और कई सारे ऐसे डेवलपमेंट है जिसके हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। और उसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके जाने पहचाने डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। हमने देखा कि जो कश्मीरी आतंकी इम्तियाज़ आलम और जिसका नाम बशीर अहमद पीर था, वो रावलपिंडी में मारा गया। और सवाल मेरा आपसे ये है कि हमने पाकिस्तान को देखा है कि आईएसआई इस तरह के आतंकवादियों को प्रोटेक्ट करती आई है। तो इम्तियाज़ आलम की मौत के पीछे कौन हो सकता है? ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए इम्तियाज आलम जो है ये बहुत सीनियर इनका कमांडर था, और इसके बारे में बहुत सारी बातें अब सामने आ रही हैं। हो सकता है ये कि ये फैक्शनल फाइट हो इनकी आपस में, जो है वो लड़ाई हो, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी या हिजबुल मुजाहिदीन के अंदर हो सकता है कि इख्तलाफात हो। तो ये इस वक्त एस्टैब्लिश करना जो है बहुत मुश्किल है कि इसकी हत्या कैसे हुई, लेकिन बहरहाल ये हिजबुल मुजाहिदीन के लिए एक बड़ा नुकसान जरूर है। जी। जी। अच्छा, नमाज़े जनाज़ा इम्तियाज़ आलम की पढ़ाते हुए सैयद सलाउद्दीन नज़र आए और उनको प्रोटेक्ट करते हुए पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो उनको प्रोटेक्ट करते हुए नज़र भी आए। सवाल ये है कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन होने के बाद इस तरह के जो आतंकी हैं या इस तरह के जो लोग हैं, उनकी क्या अहमियत पाकिस्तान में रह जाती है? ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, इसलिए कि अगर आप सलाउद्दीन साहब के बयानात देखें जो मुजफ्फराबाद में हैं, वहां से बयान देते हैं, और उन्होंने कई दफा पाकिस्तान को चेतावनी दी है, वार्निंग दी है कि मसला कश्मीर जो है उसमें पाकिस्तान जो है उसको बैक बर्नर पे नहीं रख सकता या ना रखे, जिसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की जो आर्मी है या इंटेलिजेंस है वो उनका जो फेवरेटिज्म चलता है ये जहादी तंजीमों में, उसमें लगता ये है कि सलाउद्दीन जो है उसको उस तरह से उसकी जो मिलिटेंसी है या वो जो खून खराबा करना चाहता है कश्मीर में, उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो उसको अब सपोर्ट उस तरह से नहीं कर रही है। प्रोटेक्शन जरूर दी है उन्होंने, लेकिन आप देखें ना पाकिस्तान आर्मी का तो ये हाल हो गया है कि अब उनके जो कमांडर्स हैं उन्होंने क्वार्टर मास्टर जनरल को जीएचक्यू में खत लिख दिए हैं कि हमारे लिए अपने सिपाहियों को 2 दिन का 2 टाइम का खाना खिलाना भी मुश्किल हो रहा है, पैसे ही नहीं है। पेट्रोल बहुत महंगा है, पैसे नहीं है। और दूसरी तरफ जो फौज के गोदाम हैं उनमें उन्होंने जो है वो सिंध के लिए जो इमदाद आई है और जो आटा मिल नहीं रहा लोगों को, वो सारा उन्होंने वहां पे स्टॉक किया हुआ है, लेकिन वो अपने फौजियों को भी नहीं दे रहे क्योंकि हालात उनको पता है आगे बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत में और फिर पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस को सामने रखते हुए इस वक्त जो है वो ना चाहते हुए भी पाकिस्तान की सरकार जो है उसमें इतना दम नहीं है कि वो अब कश्मीर में कोई बड़ा दहशतगर्दी जो है उसको जिसे कहते हैं ना रेगुलर बुनियादों पे, सस्टेनेबल बुनियादों पे उसको जो है वो मेंटेन कर सके आप। और यही वजह है कि अब
पीओजेके में भी आप देखें और गिलगित बल्तिस्तान में भी आए रोज धरने हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, आटे की कमी के खिलाफ, लोड शेडिंग के खिलाफ, जो है, और दूसरी बाकी जो सोशल इश्यूज है उनके खिलाफ। और अब जो है वो औरतें आ रही हैं सामने, मर्दों के साथ साथ औरतें भी निकल रही हैं। और कल ही जो है लेडी हेल्थ वर्कर ने बयान दिया है कि वो जो है जगलोट स्कर्दू रोड, मेन रोड है, उसको ब्लॉक करेंगी और वहां पे वो धरना देंगी अपने बच्चे लेके। तो हालात जो है वो इनके काबू से बाहर हो चुके हैं, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हालात को, और ये अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस जो है इसको एड्रेस किया जाए। जी। अच्छा, आपने हालात को कंट्रोल करने की बात कही और मुझे लगता है जिसको लेकर अभी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और आईएसआई चीफ अफगानिस्तान पहुंचे और उन्होंने तालिबान से लिटरली अब वो बैक करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब थोड़ा-सा मतलब हमें बख्श दो। आप क्या आपको नहीं लगता कि अब वो बिल्कुल घुटनों पे आ गए अफगानिस्तान में तालिबान के हाथ जोड़ने पहुंच गए, कि अब थोड़ा रहम कर दिया जाए पाकिस्तान पे? क्या देखें, कहते हैं? घुटनों पे तो पाकिस्तान का हर जो सरकारी महकमा है और वजीर है और वजीर आजम है, वो सब इस वक्त घुटनों पे ही है। ठीक है ना। अभी इनको ये जो अफगानिस्तान गए हैं, तो जब ये वहां बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा अच्छा तोरखम का बॉर्डर खोल दो, तो उन्होंने खोल दिया। तो जितने ट्रक्स क्रॉस कर सकते थे वो करते रहे। जैसे ही मुज़ाकरात खत्म हुए तो उन्होंने कहा बंद कर दो, तो तोरखम का बॉर्डर उन्होंने फिर बंद कर दिया अफगान गवर्नमेंट ने। और उन्होंने मुतालबा क्या किया, उन्होंने कहा भाई आपकी जेलों में जितने भी हमारे लोग पड़े हुए हैं तालिबान के, आप उन सारों को छोड़ें, जितने अफगान शहरी हैं। उन्होंने कहा, तालिबान ने ये कहा कि पाकिस्तान की जेलों में जितने अफगान शहरी हैं उनको रिहा किया जाए। और ये वो वहां से लेके तो मैसेज वापस आ गए। और आप डिफेंस मिनिस्टर की आप देख सकते हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी गुफ्तगू, उसमें फ्रस्ट्रेशन है। पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी वो बात कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन है। बहुत इनके हालात खराब है। अब एक धक्का देने की जरूरत है, लेकिन वो धक्का कोऑर्डिनेटेड हो। देखिए ना इस वक्त हो क्या रहा है, हम एक बहुत बड़ा पत्थर है और हम काफी सारे लोग खड़े हैं और हम चाहते हैं कि ये पत्थर जो है सड़क से इसको हटा के तो नीचे फेंक दिया जाए, वादी में नीचे चला जाए, ताकि रास्ता क्लियर हो और हम जो है वो सड़क से गुजर सके। राइट। अब मैं उसको बिल्कुल। धक्का देता हूँ, ठीक है, आप नहीं देती, आप खड़ी हैं कि ये दूसरा नहीं देता, फिर आप देती है तो मैं नहीं देता, तो वो पत्थर गिरेगा नहीं, सड़क से हटेगा नहीं, जब बिल्कुल, तक एकदम कि सही बात। मैं, आप और बाकी लोग मिलके इस पत्थर को धक्का नहीं देते। इसी तरह से मैं कह रहा हूं कि बलोच, पश्तून और जो ये है हम लोग हैं और सिंधी हैं, हम सबको कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके धक्का देके इस पत्थर को नीचे फेंकना पड़ेगा। तो वो टाइम अब आ गया है, क्योंकि अब जमीन जो है वो काफी स्लिपरी है, क्योंकि वो अब उस पे समझे कि बारिश हो गई है या जो भी है, तो वो इतनी स्लिपरी है कि जरा सा धक्का देंगे तो पत्थर नीचे चला जाएगा। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की आर्मी, ये सारा कुछ अब तितर बितर हो रहा है। तो इस वक्त तो हल्का सा धक्का देने की जरूरत है, तो ये गेम ओवर है। जी। जी, बिल्कुल। अच्छा, मिर्ज़ा साहब, आपने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें आपने पाकिस्तान के केपीके प्रोविंस के एक आदमी के बारे में खबर साझा की कि एक आदमी ने अपने 3 बच्चों को मारकर खुद सुसाइड कर लिया क्योंकि उनके पास बच्चों को खाना देने के लिए कुछ नहीं था। मैं आपसे पीओजेके में जो हालात हैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। वहाँ पर आम जो लोग हैं उनके क्या हालात हैं? वो किस तरह से जो इस तरह के हालातों से जूझ पा रहे हैं? क्या किस तरह की स्थिति है? देखिए, पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में, जिसको ये आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा मजलूम तबका जो है वो हमारी महिलाओं का है, वो हमारी औरतों का है। एक तरफ मजहब का जबर भी है, जो उनको सकाफती तौर पर कल्चरली डिग्रेड भी करता है, उनको कन्फाइन भी करता है, उनकी मूवमेंट को भी कन्फाइन करता है, उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी कन्फाइन करता है, क्योंकि उस माशरे में ये मजहब का दबाव और मजहब का जबर अभी भी मौजूद है। दूसरी तरफ ये है कि देखें, हमारी औरतें, उनके 4 बच्चे हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 6 हैं, और गांव में रहती हैं,
और खामद मर गया है, कमाने वाला कोई नहीं है। अब मामू कब तक जो है वो अपनी बहन के बच्चे पालेगा, उसने अपने बच्चे भी पालने हैं। तो इसी तरह से जो हमारी औरतें हैं, जिन्होंने किचन चलाना होता है, जिन्होंने बच्चों को सुबह तैयार करके स्कूल भेजना होता है, जिन्होंने घर के तमाम मामलात जो है वो देखने होते हैं, वो इस वक्त सबसे ज्यादा मजलूम तबका है, औरतों का। और औरतें जो हैं वो, उनसे घर नहीं चल रहे, उनके फाके चल रहे हो। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि फाके चल रहे हैं। कई कई दिन जो है खाने को कुछ नहीं होता, बच्चों को क्या खिलाएं, बच्चों के स्कूल की फीस दें या बच्चों के लिए रोटी लेके आए, मतलब बिजली का बिल दें या बच्चों के कपड़े ले। सर्दियां पूरी अब तकरीबन गुजर गई हैं, कई हमारे हजारों बच्चे हैं जो नंगे पांव ये सर्दियां उन्होंने गुजारी हैं। ये कोई मजाक तो नहीं है ना। तो अब ये जो है इस वक्त सूरत हाल मुझे जो नजर आती है वो यही है कि जो पीओजे के में अगर कोई बगावत होती है तो वो हमारी औरतों की तरफ से मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि हमारी औरतें जो है, जब एक देखे ना, एक मुसलमान माशरे में जहां पे मजहब का इतना जबर हो, वहां पे जब औरत बोलना शुरू कर दे अपने घर से निकल के, मतलब है बोलना ये नहीं शुरू कर दे कि वो गाना गा रही है बॉलीवुड का, वो जब लड़ने के लिए बाहर आ जाए कि भाई मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे आटा दो, तो वो फिर तमाम जो जबर के हिजाब होते हैं वो उतर जाते हैं। फिर वो औरत शेरनी बन जाती है, फिर वो नहीं देखती कि उसके सामने क्या है, वो टकराती है। फिर वो ये नहीं देखती कि वो टकराते वक्त उसका सर पे दुपट्टा है, उसने का हिजाब है या नहीं है। फिर वो टकराती है अपनी पूरी ताकत से, और फिर उस औरत का कोई दुनिया की रियासत मुकाबला नहीं कर सकती। और अब आगे मुझे पीओजेके में यही होता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल। और आप बोल रहे हैं, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि एक औरत, एक महिला के लिए कितनी मुश्किल वो घड़ी होती होगी कि वो जब अपने बच्चों को खाना भी नहीं दे पाती हो। हर एक माँ बाप के लिए होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी मैं जिंदगी देना आपको चाहता वीडियोस भेज सकता हूँ, आप देख ले। मैं मुझे भेजती हैं औरतें है। वीडियोस, मैं आपको जी, भेज सकता हूँ, आप देखें वो वीडियो, तो औरतें क्या बात कर रही हैं। बिल्कुल। और वैसे भी कहा जाता है कि एक भूखे को कुछ नहीं दिखाई देता, और अगर आपके पास अपने बच्चों के लिए 2 क्या छोड़िए 1 वक़्त का भी खाना ना हो, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान के अलग-अलग प्रोविंस से, जहाँ पर पाकिस्तान से आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, वहाँ पर स्थिति लगातार सामने आ रही है। और कितनी सारी औरतें हैं जो मंडी से जो बचा हुआ कूड़ा होता है सब्ज़ी का, उसमें से सब्ज़ी और प्याज़, टमाटर बीन कर लेकर आती हैं, और बड़ी मुश्किल से एक वक़्त बच्चों को कुछ खिला पाती हैं। तो ऐसी स्थिति जो लगातार नज़र आ रही है, वो वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा अफ़सोसनाक है। और अगर आप ही के पास में आपके लोग इस तरह से रहें, तो ये बहुत दुःख वाली बात है। लेकिन मैं एक ब आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप लगातार पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर को आज़ाद कराने का जो आपका पाकिस्तान के कब्ज़े से वो जो मुहिम है आपकी, उसको लेकर आप लगातार काम करते रहते हैं। आपका जो इनिशिएटिव है अक्टूबर 22 को लेकर, वो मैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहती हूँ, और इस पूरे इनिशिएटिव को भारत में मीडिया किस तरह से ले रही है? भारतीय मीडिया या जो भी कोई सेंसेबल मीडिया आउटलेट्स है या चैनल्स हैं या अखबारात हैं, वो तो इसको जाहिर है कि बहुत संजीदगी से ले रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। और देखें, जब 1947 में पाकिस्तान ने हमला किया और फिर जब हमारा इंडिया के साथ मुआहदा हुआ इल्हाक का, एक्सेशन का, तो उसके बाद इंडिया की फौजों ने पहुंच गई श्रीनगर, और वहां से उन्होंने पाकिस्तान को मार मार के भगाया, और फिर सीज फायर हो गई। तो ये सीज फायर लाइन बन गई ना। सीज फायर लाइन का मतलब है, सीज फायर का मतलब है कि सीज फायर हुई है, फिलहाल ये बैटल रुकी है, वॉर इज नॉट ओवर येट। तो वो अब सूरत ये है कि हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने जो सरेंडर 1947 में करना था, द पेंडिंग सरेंडर, वो सरेंडर अब करने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान सरेंडर करे पीओजेके और पीओजीबी में, इंडियन आर्मी के आगे। और 22 अक्टूबर को हमने डेडलाइन दी है कि पाकिस्तान अपनी फौजें जो है वो निकाले पीओजेके से और पीओजीबी से। तो 22 अक्टूबर को इन्होंने हमला किया था, हमने भी वही डेडलाइन दी और इनको 3 साल का वक्त दिया था। हमने हमने 3 साल से हम कह रहे हैं 22 अक्टूबर 2023, 22 अक्टूबर 2023।
तो ये भी कोई नहीं कह सकता कि हम कोई मुहिमजू हैं या एडवेंचरिस्ट हैं या अचानक रात को सोते में हमें ख्वाब आ गया। हम तो 3 साल से इनको कह रहे हैं और 3 साल से हम अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। तो अब 240 दिन रह गए हैं या 239 डेज रह गए हैं हमारी डेडलाइन में। तो हम अब पूरी तैयारी कर रहे हैं कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन जो है वो टेक ओवर करने के बाद हमने कैसे करनी है। और फर्स्ट 100 डेज का जो प्लान है हमारा, वो फर्स्ट 100 डेज का जो प्लान है वो तैयार हो रहा है। और इसके अलावा जो है वो इंडिया के साथ जो निगोशिएशंस होनी है रीयूनिफिकेशन की, क्योंकि एक ट्रांजिशन पीरियड होगा 100 दिन का। उसमें जो पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है, यहाँ के लोगों के मसाइल को सामने रखते हुए क्या बातचीत होगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, ताकि वो एक स्विफ्ट ट्रांजिशन हो टुवर्ड्स रीयूनिफिकेशन। इस वक्त तो इस पे काम बहुत तेजी से हो रहा है क्योंकि दिन बहुत कम रह गए। जी जी। अच्छा मिर्ज़ा साहब, मैं आपसे जो आप जो 100 वीक का जो आपका प्लान है, उसमें किस तरह के मेजर जो आप इश्यूज़ हैं या कॉज़ेज़ हैं जिनको आप उठाना चाहते हैं, पीओजेके के लोग जो कि काफ़ी टाइम से वो भारत से अलग हैं और वापस जो रीयूनिफ़िकेशन की आप बात करें, उसमें कौन से ऐसे अहम मुद्दे होने वाले हैं जिनको आप इनिशियली आप लोग उठाने वाले हैं? कौन से क्या है, सॉरी मैं समझा नहीं आपका सवाल। आपके कौन से ऐसे अहम मुद्दे होने वाले हैं जिनको आप 100 डेज़ के जो प्लान है उसमें रखने वाले हैं? पहला आप कौन से देखिए ऐसे उसमें अहम पहले तो ये है कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको डे वन से अडॉप्ट करेंगे। तमाम सरकारी जो दफातर हैं और उनके ऊपर जो है वो इंडिया का फ्लैग हम लगाएंगे। और उसके अलावा ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन है। फिर औरतों के खिलाफ जितने इम्तियाजी कवानीन हैं उनका खात्मा है। और इस तरह की बेशुमार और चीजें हैं। बिजली, पानी और गैस का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बिजली हमारी पूरी कोशिश है कि पहले 100 दिन में हम आजाद कश्मीर जिसको ये कहते हैं वहां पे हम बिजली लोगों के लिए फ्री कर दें। जो डोमेस्टिक यूज के लिए बिजली है नॉन कमर्शियल, उसको टोटल फ्री कर दिया जाए लोगों के लिए। इसी तरह से जो है वो पहले 100 दिन में जो तालीम है वो मुकम्मल तौर पर फ्री कर दी जाए। और इस तरह से, और हेल्थ जो है वो भी फ्री। तो ये 3 चीजें तो पहले 100 दिन में हम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, इवन बिफोर वी लाइक ऑफिशियली मर्ज इन इंडिया। और वो ये है कि एजुकेशन यहाँ पे फ्री होगी, हेल्थ बिल्कुल फ्री होगी और बिजली फ्री होगी। ये 3 चीजें पहले 100 दिन में हैं। इसके अलावा बाकी भी हैं, तो बहुत लंबा डॉक्यूमेंट है जाहिर है, तो वो भी तैयार हो रहा है, लेकिन मोटा मोटा ये है। जी मतलब कि जैसा कि भारत के अन्य राज्यों में जैसे कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है और हम अब बिजली भी देखते हैं, जैसे दिल्ली में है और पंजाब में और कई सारे राज्यों में बिजली लोगों को जो डोमेस्टिक यूजेस हैं उसमें फ्री मिलती है, कुछ 200 यूनिट तक। उसके बाद घर में आम लोगों में आम तौर पर इतना ही यूज हो पाता है और उसके बाद चार्जेबल होता है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से भारत के अलग-अलग स्टेट्स में लोगों को फैसिलिटीज मिलती हैं, उस तरह की फैसिलिटीज कश्मीर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है उसमें भी लोगों को मिल पाए, क्योंकि अभी वो लोग काफ़ी दिक्कत में हैं। वहाँ पर जिस तरह से हर रोज़ लोग आम जो रोज़ाना की चीज़ें होती हैं, वो भी अवेल नहीं कर पा रहे हैं। पहले वो लोग उससे उबर आएँ, ये आप लोगों का मकसद है और कॉन्स्टिट्यूशनली भी आप उन लोगों को सिक्योर कराना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जी खासतौर से महिलाओं के जो अधिकार हैं उनका वायलेशन काफ़ी नज़र आता है। मेरे साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये जो आपकी मुहिम है, इसमें जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पर लोगों में कितनी ज़्यादा इसकी मकबूलियत है? कितना वहाँ पर इसके समर्थन में लोग आ रहे हैं? देखिए मकबूलियत तो है वहां पे। और लोग समझते हैं कि इस वक्त सिवाय इसके और कोई चारा नहीं है। और जितने बाकी सियासी लीडर थे या सियासी पार्टियां थी, उनके बयानिए जो थे वो एक्सक्यूज मी लोगों ने रद्द कर दिए। सवाए हमारी जो पार्टी है तहरीक इत्तेफाक राय, मूवमेंट फॉर कंसेंसस, हमारी पार्टी वाहिद पार्टी है जिसके पास रोड मैप जिसने दिया है पीओजेके के लोगों को और पीओजीबी के लोगों को,
एक रोड मैप दिया है कि भाई इस गुलामी से, इस गुर्बत से निकलने का जो रास्ता है वो ये है। इसके अलावा जो है और हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम जो है पीओजे के और पीओजीबी के जो लोग हैं, खासतौर पे औरतें और बच्चे हैं, उनको उनकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए क्या तरीकाकार इख्तियार किया जाए। देखे ना, यूरोपियन यूनियन बना था, ये जो बना है, तो ये तो 300 साल से यूरोप को एक करने के की जद्दोजहद हुई है, तो फिर जाके यूरोपियन की एक मॉनेटरी यूनियन बनी है और दूसरी पॉलिटिकल यूनियन बनी है। कोई चाहता है कि जम्मू कश्मीर की रियासत जो है ये फॉरन में 1947 की तरह आजाद हो और उसकी कैंपेन करना चाहता है, तो भले करे, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से करे। असला उठा के तो ना करे ना, लोगों को दहशत दिला के तो ना करे। तो कई हैं यूके में जो है वो पार्टियां हैं जो कहती हैं स्कॉटलैंड को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, छोटी पार्टियां ऐसी भी हैं जो कहती हैं वेल्स को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो रेफरेंडम कई सालों का, 200 साल के बाद यूके में रेफरेंडम होता है, तो वो फैसला होता है कि नहीं, वो स्कॉटिश चाहते हैं कि भाई हम यूके में ही रहे। तो ठीक है, पहले हम इंडिया में तो शामिल हो ना, हम अपने इस गुलामी से तो निकले, हमने जहां पहुंचना वहां तो पहुंचे, अपने हालात को ठीक करें, अपने वसाइल पे हम काबिज हो। उसके बाद ए बी सी डी अगर कोई पार्टी वो कहती है कि हमने आजाद रियासत बनानी है, तो फिर उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका मौजूद है। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका ये है कि आप सर्टन नंबर ऑफ सिग्नेचर्स हासिल करते हैं, जैसे 1 लाख या 2 लाख सिग्नेचर्स, डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन, उसकी परसेंटेज उतनी हो जो कहे कि हाँ हम ये असेंबली में पिटीशन दायर करना चाहते हैं कि हम रेफरेंडम कराएं यहाँ। वो पिटीशन फिर आपकी जो लोकल असेंबली है, जैसे जम्मू कश्मीर की असेंबली होगी, वहां पेश होगी, वहां से वो मंजूर होगी, और वहां से मंजूर होने के बाद फिर दिल्ली जाएगी और लोकसभा में उसके ऊपर वोटिंग होगी, और फिर वहां से वो जो है पास होके तो आएगा। और आप फिर आप रेफरेंडम करवा लें। मैं तो कहता हूँ आप आज रेफरेंडम करवाएं, हम जीतेंगे रेफरेंडम। ये खुद मुख्तार और आजाद और ये वाले हार जाएंगे रेफरेंडम, उसकी अलग वजूहत है, लेकिन आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि आप आज बेशक रेफरेंडम करा लें, प्लेबिसाइड करा लें, ये भी आप तमाशा करके देख लें, आपको मुंह की खानी पड़ेगी, मुंह की खानी पड़ेगी। लोग बेवकूफ नहीं है, सियासतदान मैनिपुलेट कर सकता है किसी ने मजहब के नाम पर या जमहूरियत के नाम पर या किसी एक आइडियल के नाम पे लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन हर वक्त मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो अब हमारे सिवाय तो पीओजे में तो कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जो कि एक रोड मैप लेके चल रही हो इतने सालों से, और अब उसके नजर आ रहा है, उसके नतीजा नजर आ रहा है। आप देख लें इंडियन टीवी के ऊपर कौन सा पीओजे का कोई कश्मीरी लीडर है जो आके बात करता है सिवाय मेरे। बिल्कुल, लगातार आप इंडियन मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पर आप नज़र आते हैं और बहुत बहादुरी के साथ अपनी बात रखते हैं। और जो आपका रोड मैप है, जो आपका एक विज़न है पीओजेके को लेकर, वो भी बहुत ही खूबसूरत है और लोगों को उम्मीद करती हूँ कि वो बहुत पसंद आ रहा होगा। लोग भी समझते हैं कि उनका फ्यूचर क्या है और कहाँ पर सिक्योर है, क्योंकि जिस हालात से वो आजकल दो-चार हो रहे हैं, ऐसे में वो भली-भाँति समझ सकते हैं कि आखिर उनको कहाँ पर जाना है और किस तरफ जाना है। हालाँकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने ज़ाती मफ़ाद के लिए लोगों को इस तरह से वर्गलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज लोग काफ़ी समझदार हो चुके हैं, वो पहले वाले लोग नहीं हैं जो धर्म के नाम पर लोगों की बातों में आकर इस तरह के फैसले लिया करते थे। मिर्ज़ा साहब, आप चर्चा में जुड़े और आपने पूरे इस मुद्दे पर बहुत खुलकर बात रखी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द आप अपनी इस मुहिम में कामयाब हों, और इसी दुआ के साथ मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ एक बार फिर से। नमस्कार, जय थैंक यू हिंद, वेरी जय मच जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।